यस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज क्या है, जनता थोड़ी कम है क्या? एक तो मॉक टेस्ट के प्रिपरेशंस एंड सेकंड थिंग, टॉपिक अपना ये सिंपल है कि नहीं? एक्चुअली ये सिंपल है तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज ये 5 मार्क्स आपके हाथ के है, राइट? तो यू शुडंट बी लूजिंग दिस मार्क। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, गुड इवनिंग। लेट मी चेक स्ट्रीम हो रहा है क्या नहीं पहले ऐप पे, तो एटलीस्ट एक सेकंड ऐप पे पहले चेक करते हैं। हाँ, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं? आपने स्टार्ट किया ना? आवाज आ रही है? ओके, चलो। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली इंडेक्स नंबर। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मार्क्स बेचेंगे। तो मोटा मोटी आई थिंक कि 1 घंटा या 1.25 घंटा ही लेक्चर रहेगा अपना, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ओके, ये उससे भी अर्लियर हो सकता है। इंडेक्स नंबर देखिए, एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ओके, इन सम ऑफ द एग्जाम इवन इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स, बट रिसेंट 3 या 4 एग्जाम्स अगर आप देखो तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कांस्टेंट रहे। ओके, एंड इफ यू सी द पैटर्न, नॉर्मली इसमें थेरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आता है। इन सम ऑफ द एग्जाम 2 मार्क्स की थेरी, 3 मार्क्स के प्रैक्टिकल। इन सम ऑफ द एग्जाम 3 मार्क्स की थेरी, 2 मार्क्स के प्रैक्टिकल। ओके, इन वन ऑफ द एग्जाम 4 मार्क्स की थेरी, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के प्रैक्टिकल भी था। ओके, सो यहाँ पे थेरी एज वेल एज प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट विल बी ऑल द क्वेश्चंस विल बी डैम इजी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिमिलर क्वेश्चंस विल बी देयर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड थेरी विल बी ऑल्सो इजी। तो कौन से टाइप की थेरीज आते हैं, विल सी सम पास्ट 4 एग्जाम क्वेश्चंस के मैंने क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ है। तो लगभग हर एग्जाम में 5 मार्क्स के, मतलब ये 20 क्वेश्चंस, एंड इसमें एक मैंने कंसेप्ट रिलेटेड एक 7-8 क्वेश्चंस लिया हुआ है थियरी नोट्स में। ओके, तो लगभग अभी अपने लेक्चर में एक 27-30 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस होगी, जिसमें से 20 क्वेश्चंस तो प्योरली एग्जाम के क्वेश्चंस है। ओके, चलो, तो कैन वी स्टार्ट? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर्स? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवीजन जो करना है अपने समरी नोट्स में से ही करना है। ये एज एडिशनल पार्ट आप रख सकते हो, हमने इन एनीवे समराइज किया हुआ है, तो वी कैन कीप दैट एज अ बेस ओनली। ओके, ये एडिशनल पार्ट एडिशनल रिवीजन के लिए रख सकते हो। वो करने के बाद इसमें से रीड करना है आपको। ओके, एंड एग्जाम क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने इन एनीवे शेयर किया हुआ है। ओके, इंडेक्स नंबर क्या होता है बेसिकली? जब भी हमें ट्रेंड समझना है, कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करते हैं, बेस ईयर लेकर के बेस ईयर का इंडेक्स नंबर लेते हैं 100, एंड उसके कंपैरिजन में करंट ईयर के फिगर्स एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, एवरी डे वी से कि आज स्टॉक मार्केट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हमने क्या करा है, एक पर्टिकुलर बेस ईयर लिया है। सेंसेक्स के केस में वो 1978-79 बेस ईयर है, उस टाइम का इंडेक्स 100 कंसिडर किया जाता है। उसके कंपैरिजन में आज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो एक्सप्रेस करते हैं। अदर एग्जांपल हमने जो कंसिडर किया था क्लास में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। आज के डेट में गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन फिगर्स रिलीज करता है वो इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही होता है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया, 2012 एज अ बेस ईयर लिया हुआ है। ओके, तो हर जो प्रोडक्ट, सीरियल, पल्सेस, व्हीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके इन्फ्लेशन रेट जो आते हैं 2012 बेस ईयर पकड़ करके उसके वैल्यू के बेसिस पे आते हैं। सिंपली से 2012 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस थी से 50 रुपीज, तो उसका इंडेक्स लेकर के चलेंगे 100। ओके, एंड टुडे द प्राइस हैज इंक्रीज टू से 60, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 120, राइट? तो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी इंडेक्स। तो 100 के टर्म्स में जब एक्सप्रेस्ड होगा, से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 140, देन 150 एंड सो ऑन, तो कंपैरिजन एंड ट्रेंड समझने के लिए बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे तो हमने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, सपोज ऐसे 500 प्रोडक्ट्स हो, तो हर प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर कंबाइन जब कैलकुलेट करेंगे, एक ट्रेंड समझ में आएगा कि प्राइस लेवल राइज हुआ है, फॉल हुआ है, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक पार्ट ऑफ इंडेक्स, राइट? हमने सम बेसिक नोटेशंस भी देखे थे, ये हमने समरी नोट्स में देखा था। यहाँ पे जब भी हम इंडेक्स रेफर करेंगे, जीरो के साथ रेफर कर रहे हैं, मतलब हम बेस ईयर के फिगर्स रेफर कर रहे हैं। मतलब P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस, Q0 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी, बराबर। देन आइदर वन
या एन के साथ जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग करंट ईयर प्राइसेस। P1 या Pn मतलब ये करंट ईयर के प्राइसेस होंगे, Q1 या Qn ये बेस ईयर के सॉरी करंट ईयर के क्वांटिटी होंगे, राइट। देन व्हेनेवर वी राइट P01 या P0n, it means we are writing price index of the current year in respect to the base year, or it is also expressed as current year price on base year। ओके मतलब से 2020 ऑन 2012 इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है। मतलब क्या होगा, 2012 हम बेस ईयर पकड़ के चल रहे हैं, उसके बेसिस पे करंट ईयर की प्राइस एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके सेम अप्लाइज फॉर क्वांटिटी इंडेक्स Q01 या Q01। तो जब भी हम 01 लिखते हैं तो पहले बेस ईयर लिखते हैं देन करंट ईयर लिखते हैं, बराबर। अगर मैंने P12 लिखा है तो 1 बेस ईयर होगा, सेकेंड ईयर का करंट ईयर होगा। सेकेंड मींस दिस टू what we are expressing is will be considered to be current year, बराबर। these are some basic notations। अब हमें इंडेक्स नंबर जो स्टडी करना है, कौन से इंडेक्स स्टडी करना है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, जिसमें मोस्टली एग्जाम में प्राइस इंडेक्स पे ही क्वेश्चन आता है। ओके अब इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा, हमने क्या करा है, पहले फॉर्मूलेज देखने हैं, हमें मेथड्स देखने हैं इंडेक्स कैलकुलेशन के, देन टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, इस पे मोस्टली थियरी क्वेश्चन आते हैं। ओके एंड देन सम अदर कांसेप्ट्स जैसे डिफ्लेटिंग करना, स्प्लाइसिंग इंडेक्स करना, याद है वो चेन इंडेक्स, लिंक रिलेटिव से हमने कैलकुलेट करा था, वो सम बेसिक पार्ट यहाँ पे देखना है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली आपको प्राइस इंडेक्स, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे आएगा, कभी कभार चेन इंडेक्स पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा। ओके कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं, डायरेक्ट थ्योरी और फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा। विल सी हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ओके तो फर्स्ट इफ वी फोकस ऑन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए देयर आर फोर मेथड्स। एक है सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, एक है वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। ओके अब आप जब रिवीजन करोगे तो एग्जाम में 90% ऑफ द केसेस वी कैन से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये सिंपल एग्रीगेटिव पे आएगा या वेटेड एग्रीगेटिव पे ही क्वेश्चन आएगा। ओके रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव एंड वेटेड रिलेटिव पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आता भी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेंगे, सिर्फ फॉर्मूला करके जाइए, एज सच उसके एग्जांपल्स नहीं किया तो भी चलेगा। इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में भी इसके ऊपर एग्जांपल्स वैसे भी कोई सॉल्व नहीं करा हुआ है। ओके ये हमने देखा था, राइट इसके ऊपर हमने एक दो एग्जांपल देखे थे, लेकिन एग्जाम में स्पेसिफिकली एग्रीगेटिव एंड मतलब दोनों सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव आपको याद रखना है। अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव कंसीडर करें, पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला ही फोकस करते हैं, राइट। सिंपल एग्रीगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंडेक्स P01 will be calculated as summation of P1 divided by summation of P0 into 100, as simple as that। करंट ईयर के प्राइस विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर प्राइस इनटू 100। अब ये समेशन क्यों लिया है, सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था व्हीट से पल्सेस, राइस, मिल्क एक्सेट्रा। सपोज इसके प्राइस थे 60 रुपीज, देन पल्सेस के प्राइस थे से 50 रुपीज, राइस का प्राइस था से 70 रुपीज एंड मिल्क का से था से 40 रुपीज। तो टोटल कितना होगा 220, इज इट राइट, आई होप इट इज करेक्ट। दिस इज सपोज करंट ईयर। सिमिलरली बेस ईयर के प्राइसेस थे 40, देन ये 40, देन ये 60 एंड 20। तो प्राइसेस कितने थे 80, 140, 160। ओके तो दिस वी कैन से समेशन ऑफ P1, दिस विल बी समेशन ऑफ P0। तो प्राइस इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है P01 तो ये क्या होगा 220 अपॉन 160 इंटू 100, राइट। सो 220 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, तो इंडेक्स क्या होगा 137.5। मतलब क्या है, अगर ये मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा था तो 2012 में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस लेवल लेंगे 100, अब उसका इक्विवेलेंट प्राइस लेवल कितना हो रहा है 137.50। हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट। ये था सिंपल फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव। सारे प्रोडक्ट्स का समेशन लेंगे, प्राइस का करंट ईयर, बेस ईयर प्राइस P1 डिवाइडेड बाय P0, ये याद रखना है P1 डिवाइडेड बाय P0 ये हमेशा रहेगा, राइट। सेकंड वेटेड एग्रीगेटिव।
अब वेटेड एग्रीगेटिव में क्या होगा, प्राइस इंडेक्स विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू वेट, राइट। तो इफ यू रिमेंबर हमने फॉर्मूला देखा था P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब मुझे अगर वेट लेना है तो कौन सा वेट लेंगे, क्वांटिटी वेट लेना था कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू के लिए, बराबर। तो हियर विल बी टेकिंग एज क्वांटिटी एज अ वेट। अब इशू ये है कि कौन सी क्वांटिटी वेट लेकर के चले। सम स्टैटिस्टिशियंस ने कहा कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे एज अ वेट, ओके। सम स्टैटिस्टिशियन ने कहा कि नहीं, करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे एज अ वेट। अब सम स्टैटिस्टिशियन ने दोनों का एवरेज करा, याद है। तो अगर हम बेस ईयर क्वांटिटी ले रहे एज अ वेट, तो ये किसने सजेस्ट किया था, लैस्पेज मेथड ने सजेस्ट किया था। तो यहां पे अगर मैं आऊं, ये देखिए सिंपल एग्रीगेटिव तो हमने डिस्कस किया, लैस्पेज मेथड ने Pn अपॉन P0 इंटू Q0, तो यहां पे समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 ये तो लेना ही है आपको, ठीक है। प्राइस करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो जब हम बेस ईयर एज अ वेट ले रहे हैं तो दिस विल बी लैस्पेज मेथड। याद रखना ये फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे फॉर्मूला पे आ सकता है, राइट। अब जब लैस्पेज ने कहा कि हम बेस ईयर की क्वांटिटी एज अ वेट ले रहे हैं, पैस्चेज ने ये कहा कि नहीं, बेस ईयर की क्वांटिटी लेना गलत होगा, हम करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे। तो एज पर पैस्चेज वेट क्या लिया जा रहा है, करंट ईयर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q1 इंटू 100। फॉर्मूला P1 अपॉन P0 ये फिक्स ही रहेगा। अब क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करना है तो करंट ईयर की क्वांटिटी दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इज इट राइट। तो देखिए परचेज इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट। तो परचेज Pn अपॉन P0Qn इंटू 100। याद रहेंगे दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अब मार्शल एजवर्थ ने क्या कहा कि हम दोनों ईयर की क्वांटिटी का एवरेज लेंगे, ओके। तो मार्शल एजवर्थ ने बेसिकली जो वेट लेना था, इन्होंने कहा कि वैसे फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब वेट सपोज मैं W एक्सप्रेस करूं तो इन्होंने W क्या कंसीडर करा, हम दोनों ईयर की Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 दोनों ईयर की एवरेज क्वांटिटी लेंगे। तो न्यूमरेटर में Qn प्लस Q0 अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो 2 कैंसिल होएगा, राइट। तो बेसिकली द कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, P1 इंटू Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q1 प्लस Q0, राइट। सो दिस वाज अ फॉर्मूला। ये देखिए मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला Pn इंटू दोनों ईयर की क्वांटिटी का समेशन डिवाइडेड बाय P0 इंटू दोनों ईयर की क्वांटिटी का समेशन इंटू 100, इज इट राइट। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है लैस्पेज में। वैसे कंसेप्चुअली फॉर्मूला तो ये सिंपल है, P1 अपॉन P0, राइट, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करेंगे। लैस्पेज कौन से क्वांटिटी ले रहा है, बेस ईयर, पैस्चेज करंट ईयर, मार्शल एजवर्थ दोनों ईयर की क्वांटिटी का समेशन। वैसे तो इनको एवरेज लेना था, लेकिन 2 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल होएगा, राइट। देन फिशर इंडेक्स ने, अब फिशर को आइडल इंडेक्स भी कहा जाता है, क्यों बाद में देखेंगे, ठीक है। फिशर इंडेक्स ने कहा कि हम क्या करेंगे, लैस्पेज मेथड एंड पास्चेज मेथड का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, ओके। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेना है आपको। तो सिंपली लैस्पेज इनटू पास्चेज, एंड इफ यू रिमेंबर ज्योमेट्रिक मीन में क्या करना था, दोनों का प्रोडक्ट लेकर के दो ही एलिमेंट्स है तो रूट करेंगे, राइट। तो हियर फिशर इंडेक्स आइदर आप इस तरह से याद रख सकते हो, लैस्पेज इनटू पास्चेज, और लैस्पेज का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 एंड लैस्पेज बेस ईयर की क्वांटिटी लेता है, सो Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू पैस्चेज P1 अपॉन P0 इनटू यहां पे करंट ईयर की क्वांटिटी लेता है, सो मल्टीप्लाई करेंगे Q1 से, राइट। सो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे एंड रूट करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग इंडेक्स एज पर फिशर्स इंडेक्स, ओके। देन अब वेटेड एवरेज रिलेटिव, जैसे कि मैंने कहा था कि एक बार फॉर्मूला देख लेना है, याद रहा तो ठीक, अदरवाइज भूल जाइए। इसके ऊपर ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 इयर्स में मैंने क्वेश्चन नहीं देखा एग्जाम में, ओके। सो डोंट बॉदर टू सॉल्व दिस। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Pn अपॉन P0 समेशन ऑफ Pn अपॉन P0 इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी
करंट ईयर सॉरी बेस ईयर की प्राइस इनटू बेस ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100. ओके, एक बार फॉर्मूला जस्ट गो थ्रू करना है, एज इट इज रखना है. ओके, देन सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? सिंपल रिलेटिव में क्या करेंगे, यहां पे जैसे हमने समेशन लिया था अब वैसे नहीं करेंगे, यहां पे हर एक प्रोडक्ट का रिलेटिव लेंगे. मतलब सिंपली इट विल बी P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट? तो ये 60 अपॉन से 40 इंटू 100, तो ये 150 होगा. देन 50 अपॉन 40 इंटू 100, तो 125 एंड सो ऑन. एंड इनका ये जो चार आएगा ना, इनका एवरेज निकालेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 4 करना है. हैव यू अंडरस्टूड दिस थ्री? तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें सिंपल एग्रीगेटिव ये वाला एंड ये चार फॉर्मूलेज कौन से, लैस्पेस, पैस्चर्स, मार्शल, इजवर्थ एंड फिशर, ये इंपॉर्टेंट था, राइट? डॉर्बिशन बोली वैसे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, हमने लिया था. हमने डॉर्बिशन बोली जो हमने लिखा था ना, वो क्यों लिखा था? क्योंकि एक बार ऑप्शन में था वो, इसलिए. फिर भी कुछ गारंटी नहीं है, सो बेटर यू कैन रिमेंबर. डॉर्बिशन बोली सिंपली लैस्पेस एंड पैस्चर्स का एवरेज ले रहा है. ओके, तो लैस्पेस प्लस पैस्चर्स डिवाइडेड बाय 2. ओके, have you all understood so far? So basically this much was a basic part of this. Okay, तो चेन इंडेक्स, अब ये चेन इंडेक्स है ना, उसका एग्जांपल भी इमीडिएटली देखते हैं. ओके, चेन इंडेक्स मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड, लेकिन फॉर्मूला एक दो बार पूछा है. ओके, देखिए फॉर्मूला क्या है चेन इंडेक्स का, एग्जांपल भी यही इसी डिस्कशन में देखते हैं. चेन इंडेक्स, पहले तो फॉर्मूला देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे. लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100. यहां पे हम बेसिकली करते क्या है, हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली. फॉर एग्जांपल जो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया था सपोज 2025 में, तो हम बेस ईयर 2012 का लेकर के डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं. इज इट राइट? हर साल का 2012 के परस्पेक्टिव से कैलकुलेट करेंगे. चेन इंडेक्स में क्या करेंगे, हर साल का इंडेक्स पिछले साल के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो चेन मतलब क्या है, 2012 के बेसिस पे 13 का कैलकुलेशन होगा, 13 के बेसिस पे 14 का कैलकुलेशन होगा, 15 का एंड सो ऑन. तो 25 जब कैलकुलेशन करेंगे 24 के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा. वैसे नॉर्मल जो फॉर्मूला है उससे जो इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे सेम आएगा, जस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इज डिफरेंट. ओके, तो ईच ईयर कैलकुलेशन करते टाइम पिछले साल का चेन इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे. मतलब देखिए एग्जांपल यहां पे, अरे मैंने वो एग्जांपल निकाला शायद से, मैंने वो एग्जांपल डिलीट किया क्या क्या? ओके, आई विल शो यू. आई गेस वो एग्जांपल डिलीट हुआ है, चलिए. लेकिन विल सी दैट इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, हमने समरी नोट्स में ये जस्ट फॉर्मूला लिखा था या, हाँ यहाँ पे तो लिखा है नाम में. चलो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बार अगेन समझते हैं. 2012 में प्राइस था 60, हम इसका लिंक रिलेटिव बेस ईयर के बेसिस पे 100 लेंगे, चेन इंडेक्स भी 100 लेंगे फर्स्ट ईयर का. ओके, अब नेक्स्ट 2013 में सपोज द प्राइस लेवल वाज 68, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कैसे होगा, करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर का प्राइस डिवीजन, मतलब सेम अपना P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो ये 68 अपॉन 60 इंटू 100 113.33 आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, 113.33 करंट ईयर का जो प्राइस लिंक रिलेटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पिछले साल के चेन इंडेक्स के बेसिस पे. ओके, एंड डिवाइड करेंगे विथ 100. चेक करिए कितना आएगा. ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ एंड डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, तो ये कैंसिल होगा. 113.33. इज इट राइट? नाउ विल डू द कैलकुलेशन अगेन. 2014 में सपोज प्राइस लेवल वाज 75. अब हमें क्या करना है, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है. लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कैसे होगा, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइस. तो 75 अपॉन 68 इंटू 100, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में लिंक रिलेटिव इंडेक्स कितना बन रहा है, 110.29, राइट?
अब पिछले साल का चेन इंडेक्स कितना था? पिछले साल का चेन इंडेक्स था 113.33। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110.29 इंटू 113.33 डिवाइडेड बाय 100। इज इट 124, मतलब 125 अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब ये हमने क्या करा है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव पिछले साल के इंडेक्स के कंपैरिजन में कैलकुलेट किया। अब मैंने कहा था कि जस्ट मेथड अलग है, अदरवाइज कैलकुलेट तो हम इंडेक्स ही कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस ईयर क्या था, 2012 था। 2012 की प्राइस लेवल क्या थी, 60। अगर मैं इसके कंपैरिजन में नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करूं, दैट इज P1 अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, कितना आएगा देखिए, 75 अपॉन 60 इनटू 100। इज इट कमिंग टू 125? तो देखिए हम कौन से मेथड से इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है ना? क्योंकि आप इस मैनर में कैलकुलेट करिए या इस मैनर में कैलकुलेट करिए, अल्टीमेटली आंसर अगर आ रहा है तो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली चेन इंडेक्स में याद क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए। कैलकुलेशन तो हम नॉर्मल फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमें याद रखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला याद रहेगा, अगेन करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स ऑफ अर्लियर ईयर डिवाइडेड बाय 100। एंड लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कैसे होगा, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय अर्लियर ईयर की प्राइस इनटू 100, बराबर? तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है आपको। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, अननेसेसरी यू शुडंट बी लूजिंग द मार्क्स। तो चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पे एक और, सपोज 2015 में प्राइस लेवल था 85। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय अर्लियर ईयर की प्राइस इनटू 100, इसको कहेंगे लिंक रिलेटिव। 85 डिवाइडेड बाय 75, तो 113.33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पिछले साल के चेन इंडेक्स के साथ, 113.33 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा है, 141.66, राइट? तो ये कैलकुलेशन। एंड अगर मैं डायरेक्टली बेस ईयर के साथ ही कैलकुलेट करता तो 85 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, क्या ये सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। सो द वे ऑफ कैलकुलेशन अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो याद रखना। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चेन इंडेक्स कैलकुलेशन? चलिए, बेस्ड ऑन दिस मच, नाउ व्हाट विल डू, विल फर्स्ट सी सम थियरी पार्ट। ओके, ये चेन इंडेक्स का हमने फॉर्मूला देखा था। ओके, नाउ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विच इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। इस पे भी मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी मतलब इंडेक्स नंबर कैसा होना चाहिए उसके लिए टेस्ट रन करके देखने हैं। एंड अगर वो टेस्ट सेटिस्फाई करता है तो देन दैट इंडेक्स वी कैन से इज गुड। फर्स्ट टेस्ट इज यूनिट टेस्ट। व्हाट दिस टेस्ट सेज कि जो भी इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट करोगे उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, नाइदर इन से रुपीज हो या से केजी हो, लीटर हो, ऐसा कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। ओके, तो कौन सा मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ऑल मेथड एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। क्योंकि यहां पे क्या होता है देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पे व्हीट केजी में होगा, पल्सेस केजी में होगा, राइस केजी में होगा, लेकिन मिल्क तो लीटर में होगा। हमने तो डायरेक्टली समेशन करके डिवाइडेड बाय पिछले साल का प्राइस लिया हुआ है। तो जब यूनिट अलग अलग है तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स आ रहा है तो बेस्ड ऑन डिफरेंट यूनिट्स आ रहा है। इज इट राइट? इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैंने हर साल का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किया रहता तो ये 40 पर लीटर डिवाइडेड बाय 20 पर लीटर, लीटर लीटर तो वैसे भी कैंसिल होता। इज इट राइट? तो सिंपली आपको 2 पॉइंट याद रखना है यूनिट टेस्ट में। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यूनिट टेस्ट कहता है कि जो इंडेक्स कैलकुलेट करोगे उसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड, व्हिच मेथड of calculating price index satisfies, all the method satisfies except simple aggregative method. Okay, MCQ के लिए relevant है। सेकेंड टेस्ट क्या है देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट।
अब टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या करना है हमें, टाइम रिवर्सल टेस्ट हमें क्या बताता है, पहले तो टेस्ट समझिए। सपोज 2012 अगर मैं बेस ईयर मान के चलूं एंड 2020 करंट ईयर मान के चलूं, ओके, तो हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अब सेकेंड केस में क्या करना है, उल्टा करना है, 2020 को बेस ईयर मानेंगे एंड 2012 को से करंट ईयर मानेंगे। अब ये बेस ईयर लेकर के इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है, प्राइस इंडेक्स, ओके, तो इसको P10 कहेंगे, ओके। आपको नहीं लगता ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है, अगर मैं P01 कैलकुलेट कर रहा हूं इनटू P10, मतलब 2012 पहले बेस ईयर लिया था, उसके बेसिस पे हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया, कौन से ईयर का, 2020 का। अब उल्टा करेंगे, अर्लियर जो बेस ईयर था उसको करंट ईयर मानेंगे एंड अर्लियर जो करंट ईयर था उसको बेस ईयर मानेंगे एंड देन प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, राइट? एंड यहां पे कह सकते हैं P01 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन P10, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ओके। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, पहले ये पॉइंट याद रखना है, P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1। सवाल ये आता है कि कौन सा मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है, लैस्पेज मेथड, पैस्चेज मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते, फिशर मेथड ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ओके। तो याद रखना ये पॉइंट, एमसीक्यू इसके ऊपर बन सकता है, ओके। तो यार आई गेस हमने ये समरी नोट्स में लिखा भी था, ये देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर सेटिस्फाइज, लैस्पेज एंड पैस्चेज डू नॉट सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, आउट ऑफ फॉलोइंग which method does not satisfy time reversal test? Option A Laspez, option B Pastures, C both, D Fisher, both, right? And ulta question आएगा, out of following which satisfies the time reversal test? Laspez, Pastures, Fisher, all. तो Pastures, sorry, Fisher satisfy करता है, right? Then factor reversal test. अब factor reversal test क्या दिया है, यहां पे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे एंड दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। मतलब हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा था, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स। अब ये वैल्यू इंडेक्स क्या होता है 2 मिनट में समझते हैं, पहले ये क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स भी समझते हैं, ओके। तो क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स मतलब क्या है, जैसे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया था वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। प्राइस इंडेक्स में सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। अब क्वांटिटी इंडेक्स में एक फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100, बराबर। अब वेटेड एवरेज में फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का क्या था, अगर लास्ट पेज से जाओ तो P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q0 इंटू 100। अब वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स लास्ट पेज से जाएंगे तो क्या करेंगे, Q1 इंटू P0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू P0, राइट? और समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0, पैस्चेज से अगर जाएंगे तो इंटू P1, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इज इट राइट? मतलब जो फॉर्मूला था ना प्राइस इंडेक्स का, सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ P की जगह Q सब्सटीट्यूट करना है, ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड वैल्यू इंडेक्स क्या होगा, सिंपली इट इज वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। अब वैल्यू ऑफ द करंट ईयर कैसे मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर की प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय करंट ईयर, सॉरी बेस ईयर की प्राइस इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी, राइट? तो यहां पे समरी नोट्स में जो लिखा था हमने, इसको लिख सकते हो आप लोग, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। एक सेकंड, यहाँ पे मैं पहले, यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है, क्या कह रहे थे, फॉर्मूला अलग, कौन सा अलग है ये, लेट्स चेक। नहीं, ये तो फॉर्मूला देखिए, P01 इंटू Q01 इंटू वैल्यू 01, बेसिकली P, ये कैसे प्रूव किया है वो दिया हुआ है, ओके। तो P01 किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है आपको, देखिए P01 मतलब प्राइस इंडेक्स,
कहाँ पे P0 इंटू Q0 है ना? नहीं नहीं नहीं, फिर रेक्टिफाई करिए उसमें। हमने समरी नोट्स में देखिए क्या लिखा है। हाँ, ये P0 Q0 करिए वहां पे, तो रेक्टिफाई करिए। तो हमें क्या करना है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है। तो फिशर के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, एंड दिस विल कम टू वैल्यू इंडेक्स। ओके, तो यही दिया हुआ है। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है फिशर के हिसाब से? समेशन लैस्पेस मेथड, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इनटू Q0 इनटू पैसेज P1 अपॉन P0 इनटू Q1 अंडर रूट, ये हुआ प्राइस इंडेक्स, राइट। देन क्वांटिटी इंडेक्स। अब क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? P की जगह Q सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय Q0 इनटू P0, राइट, इनटू समेशन ऑफ Q1 Q0। अब पैसेज कहेगा कि हम करंट ईयर की प्राइस लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q0, इसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स। ओके, दिस यू शुड बी गेटिंग। तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ अगेन फिशर ही सेटिस्फाई करता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड नेक्स्ट सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को हम टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन भी मान सकते हैं। ओके, ये भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन। सर्कुलर टेस्ट इज या डैश इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगेन आई विल रिपीट, सॉरी कहां पे? हाँ, इंटू 100 तो आएगा ना, मैंने जस्ट लिखा नहीं है, लेकिन परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए इंटू 100 आएगा। वैल्यू इंडेक्स जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इंटू 100 करेंगे, वो ऑलवेज रहेगा। मैंने ये दोनों साइड रहेगा ना, ये यहाँ पे इंटू 100 होगा कैलकुलेशन करते टाइम, यहाँ पे भी इंटू 100 होगा, तो ये कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। जब वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो विल मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब सर्कुलर टेस्ट क्या है? फर्स्ट रिमेंबर, एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट वी कैन से इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? से 2012 बेस ईयर से 2020 करंट ईयर मान के चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे? P01 कैलकुलेट करेंगे एंड देन P10 कैलकुलेट करेंगे, इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? एक और ईयर लेंगे, से बेस ईयर 0 देन 1, दैट इज इनका P01 आएगा। अब ये बेस ईयर 1 लेकर के चलेंगे एंड नेक्स्ट सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या होगा? P12, राइट। एंड देन अगेन 2 बेस ईयर कंसीडर करके इसका इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी P20। ओके, तो अब इनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी आल्सो 1, दैट इज P01 into P12 into P20, दिस शुड बी अगेन 1। मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने ये दो ही लिया था, अब हम फर्दर सर्कल बना रहे हैं। ओके, पहले इसको बेस ईयर माना, इसका इंडेक्स कैलकुलेट किया P01, देन इसको बेस ईयर माना, इसका इंडेक्स कैलकुलेट किया P12, देन इसको बेस ईयर माना, इसका इंडेक्स कैलकुलेट किया है, तो एक सर्कल हो रहा है, इसलिए सर्कुलर टेस्ट। एंड क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जैसी है, टाइम में हमने सिर्फ 2 साल कंसीडर किया था, अब 3 साल कंसीडर कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, अब ये टेस्ट कौन सा मेथड फॉलो करता है? Laspers, Pastures and Fisher does not satisfy. We can say this is the only method which is not satisfied by Fisher. Okay. Simple geometric mean of price relative or weighted aggregative based on the fixed weights will satisfy this test. Have you all understood? तो ये थ्योरी के लिए सिंपल याद रख सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय Laspers, Pastures, Fisher, none। तो आंसर क्या होगा? none। ओके, तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एवरेज, सॉरी वेटेड एग्रीगेटिव बेस्ड ऑन फिक्स्ड वेट्स will satisfy this test. Have you all understood so far? Just a second, I'll come back in 1 minute. तब तक आप, हाँ,
नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट किया, ब्रेक कहाँ से लेंगे? ये क्वेश्चन देखिए, आई जस्ट कम बैक। अरे गायब, किधर गए ये लोग? ऑनलाइन पे अभी उनको बुलाना पड़ेगा, आओ करके। वैसे भी अपना आज ज्यादा सेशन नहीं होने वाला है, ज्यादा लंबा। तो ये वैसे भी अब ऑलमोस्ट तो कंसेप्ट हो चुके हैं, तो जस्ट वी हैव टू सॉल्व एग्जांपल्स। चलिए एक क्वेश्चन जो हमने आपको कहा था वो तो देख लिया आपने। नेट मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वाज रुपीज 30,000 इन 2000। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2015 इज 250 विथ 2000 एज अ बेस ईयर। If he has to be rightly compensated, then dearness allowance to be paid by the employee. याद है हमने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया था? देखिए 2015 हमें बेस ईयर लेकर के चलना है, तो 2020 में प्राइस इंडेक्स कितना था? 250, राइट? तो 2000, सॉरी सॉरी, 2015 कहाँ से आया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2015 इज, ओके यहाँ पे 2020 नहीं, 2015, एंड ये 2000 था बेस ईयर, राइट? तो अगर नेट मंथली सैलरी इन 2000 वाज 30,000, तो यहाँ पे प्राइस क्या होनी चाहिए या सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? जिस मैनर में इन्फ्लेशन राइज हुआ है इसी मैनर में हम प्राइस लेवल राइज करेंगे। तो 30,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100 कितनी होगी? 75,000, राइट? अब अगर 75,000 प्राइस होनी चाहिए, बेसिक सैलरी 30,000 होगा। अब टोटल सैलरी कितनी होनी चाहिए? 75,000 कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, राइट? तो एडिशनल अलाउंस कितना मिलना चाहिए? 45,000। तो आंसर शुड बी 45,000। हैव यू अंडरस्टूड? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ओके हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी इस हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो 30,000 का 75,000 अगर हुआ है तो additional amount which you should be getting is 45,000. Have you understood this part? Then ये part complete हुआ ना? Second, consumer price index number goes up from 110 to 200. Salary of worker is also raised from rupees 330 to rupees 500. In real terms, to maintain the previous standard of living, he should get additional amount of। तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए जब बेस ईयर अगर हम कंसिडर करें, बेस ईयर नहीं, एक पर्टिकुलर ईयर कंसिडर करें, 100 अरे रहने दो, अभी पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद खाएंगे, ठीक है? चलता है चलता रहता है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इतने 2 मिनट में कहाँ पे आप वड़ा लाने गए? चलिए रखिए रखिए, आपका हो गया खाना? आपका हो गया खा करके?
ये एकदम मॉडर्न रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर में बीच में ब्रेक, जब तक मेरा फोन होता है तब तक आप ब्रेकफास्ट शेक भी लेकर के आते हैं। शेक कहाँ पे मिला लेकिन तुम्हें, वहां पे तो चाय की गाड़ी है ना। इतने जल्दी आगे जाकर के भी आ गए? अच्छा, मुझे लगा कि इतने जल्दी आप वो भी लेकर के आ गए। नहीं, चलो ये कंप्लीट कर लेते पहले। ये देखिए, ये एग्जाम्पल अगेन एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। क्या दिया है, जब 110 इंडेक्स था वहां से वो 200 पे गया। ओके, now when the 110 it was, price level या से salary of worker 330 was there, and यहाँ पे 500 was there. ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड ही शुड बी गेटिंग, देन व्हाट शुड बी द एडिशनल अमाउंट। तो पहले क्या करेंगे, ये 330 एंड 110 के बेसिस पे, मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन में नहीं है, तो कहना है इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो इन्फ्लेशन इफेक्ट लेस करके जो आएगा उसको हम कहेंगे रियल वेजेस। तो रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। So 330 divided by 110 into 100. So without inflation it will be 300. Is it right? Then similarly करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो करंट ईयर का रियल वेजेस यहाँ पे 500, तब इन्फ्लेशन सॉरी प्राइस इंडेक्स कितना था 200, तो इनटू 100, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करके 500 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100, 250। देखिए अगर इसको बेस ईयर मान के चले ना, तो सैलरी कितनी थी 300, एंड करंट ईयर की बेस्ड ऑन द बेस ईयर प्राइसेस इक्विवेलेंट सैलरी कितनी है 250। तो कैन वी से यहाँ पे 500 का लॉस हो रहा है, 500 नहीं सॉरी 50 का लॉस हो रहा है। नहीं 330 दिया है ना। नहीं नहीं, व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग इज, ये जो प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, बेसिकली दिस इज द प्राइस इंडेक्स। ओके, तो जब इंडेक्स 200 था तो प्राइस लेवल वाज 500, राइट, समथिंग लाइक दिस। व्हेन द सैलरी वाज 500, इंडेक्स कितना था 200, तो जब इंडेक्स 100 होगा तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट प्राइस बेस्ड ऑन द बेस ईयर प्राइसेस, दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। ओके, तो 500 into 100 डिवाइडेड बाय 200, मतलब बेस ईयर अगर हम 100 कंसिडर करें तो वहां से इंडेक्स कितना हुआ है 200। तो अगर करंट ईयर की सैलरी 500 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर प्राइसेस कितनी होगी, 100 का 200 हुआ है तो 500 का कितना बेस ईयर होना चाहिए 250। मतलब जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करे तो सैलरी कितनी है 250। एंड वैसे ही प्रीवियस इसके कंपैरिजन में देखना है हमें, तो इसका भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करेंगे, राइट। तो जब बेस ईयर 100 था तो इंडेक्स कितना था 110, तो यहाँ पे प्राइस लेवल या सैलरी कितनी थी 330, तो बेस ईयर के प्राइस लेवल पे सैलरी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 300, राइट। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जब रिमूव कर रहे हैं तो 300 आ रहा है। एंड वही करंट ईयर की प्राइसेस जो हम सॉरी करंट ईयर की सैलरी कंसिडर कर रहे हैं तो 250 आ रहा है। कैन आई से, तो प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से 50 रुपए का इफेक्टिवली लॉस हुआ है हमें, बराबर। तो इवन इफ वी आर सेइंग कि 330 का 500 हुआ है, लेकिन जब हम प्राइस लेवल कंसीडर करेंगे तो 50 रुपए का लॉस हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये मैंने नोट्स ऑलरेडी सॉल्व शेयर किया हुआ है, घर जाके अगेन ये क्वेश्चन देखना है आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन ही है इनफैक्ट। ओके, देन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। If the price of the commodity in a place have decreased by 30% over the base year price, what will be the index? 100 का 30% लेस हुआ है तो 70। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, I'll show you. Then with the increase in 10% price, the rise in wages is 20%, then real wages is, देखिए प्राइस इंडेक्स अगर हम बेस ईयर कंसिडर करें 100, तो इस हिसाब से प्राइस इंडेक्स कितना हुआ है 10% राइज 120, सॉरी 110, 10% राइज मतलब, एंड वेजेस कितने से राइज हुआ है 20%, तो हियर वेजेस हुआ है 120। सो रियल वेजेस क्या होगा, बेस ईयर के प्राइसेस पे वेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे रियल वेजेस। सो दिस विल बी 120 into 100 डिवाइडेड बाय 110, सो दिस विल बी,
यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। इंक्रीज इन 10% ऑफ द प्राइसेस, राइज इन वेजेस इज 20%, द रियल वेजेस हैज इंक्रीज्ड। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन पेंडिंग करके जस्ट चेक, ये क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। एक्चुअली ये इस मैनर में होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्राइस लेवल, बट देन कीप इट पेंडिंग। आई जस्ट कंफर्म इट। ये क्वेश्चन देखिए, just keep it pending, I'll just check it. In the year 2010, monthly salary of the clerk was 24,000. Consumer price index was 140 in a year 2010, which rises to 224 in 2016. Again, ये same question है. If it is to be rightly compensated, what is additional salary to be paid to him? अब DA नहीं पूछा है, additional salary word use किया है. तो अगर 2010 का इंडेक्स कंसिडर करें 140 है, एंड वही अगर 2016 कंसिडर करें तो ये कितना हो चुका है 224, राइट। अब सैलरी कितनी थी उसकी 24,000, तो इसको एक्स मानेंगे तो 24,000 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 140, 38,400। तो एडिशनल सैलरी कितनी पे करनी होगी, लेस 24,000, 14,400। 14,400। Have you understood? ये सिंपल क्वेश्चन था। देन अब दो तीन पॉइंट्स जो पेंडिंग रखे थे हमने वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल सी एग्जाम क्वेश्चंस। डिफ्लेटिंग द टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करना। डिफ्लेटिंग करना मतलब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस लेवल ऐड होता है। डिफ्लेशन करना मतलब इफेक्ट रिमूव करना। इफ यू रिमेंबर, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किया था। How that will be calculated? First year you have to take current value divided by price index of the current year. Okay. Or deflated value will be calculated as current year, current value into base price upon current price. Okay. Simple सा example. 1970 में wholesale price index is 113.1 and current year gross national product consider करें या price level consider करें 7499। तो डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे होगा, बस इसको डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स के साथ। तो 7499 डिवाइडेड बाय 113.1 इनटू 100, तो 6630, राइट। तो करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, मतलब इसका इक्विवेलेंट बेस ईयर की प्राइस लेवल पे क्या हो रहा है। आई विल रिपीट, अगर बेस ईयर में 100 एज अ इंडेक्स था तो करंट ईयर का इंडेक्स कितना था 113.1। अब करंट ईयर की जो प्राइस लेवल है 7499 है, तो बेस ईयर की प्राइस लेवल पे इंडेक्स क्या होगा, एज सिंपल एज दैट। कैन वी से इट विल बी डिफ्लेटेड वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट किया था 6630, इनमें इन्फ्लेशन ऐड होकर के ये प्राइस आ रहा है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करके इसको कहेंगे डिफ्लेटेड वैल्यू, राइट। देखिए नोट्स में यहाँ पे प्राइस कैसे दिया है, ये एग्जांपल तो लिया था मैंने। देन 7935 करंट ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 116.3। देखिए 7935 डिवाइडेड बाय 116.3 इनटू 100, 6823। मतलब करंट ईयर में अगर प्राइसेस लेवल है 7935, बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 6823, राइट। सिमिलरली 8657 डिवाइडेड बाय 121.2 इंटू 100, 7143। क्या ये सिंपल कैलकुलेशन याद रहेगा? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, और करंट वैल्यू इनटू बेस ईयर प्राइस अपॉन करंट ईयर प्राइस। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? तो ये डिफ्लेटेड वैल्यू था। शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब क्या करेंगे, हम बेस ईयर को ही चेंज कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन सा ईयर के बेस ईयर के कौन सा ईयर बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं 2012। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 2020 जो था एकदम मस्त ईयर था जिसमें कोविड वगैरह आया था, वो बेस ईयर लेकर के चलेंगे। तो अगर बेस ईयर चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? सिंपल, क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड।
मतलब क्या है ये हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे समझा था. दिस इज मोर सिंपल टू रिमेंबर. से ओरिजिनल बेस ईयर वाज 1980 एंड इसके हिसाब से 1990 का हमने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया था 140. सपोज अब हमें इसको बेस ईयर करना है तो क्या करेंगे, इसको 100 मानेंगे. तो फॉर्मूला देखिए पहले, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है 100, डिवाइडेड बाय कौन से ईयर को हम बेस ईयर मान के चल रहे हैं अभी 140, तो उसका प्राइस इंडेक्स लेंगे 140 इंटू 100. तो 100 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100 71.40. इज इट राइट? मतलब लॉजिकली देखिए क्या करना है हमें, पहले से 1980 एंड 1990, पहले ये बेस ईयर था, राइट. इसका वैल्यू 100 था, तब इसका वैल्यू कितना था 140, राइट. अब हमें क्या करना है, इसको बेस ईयर कंसिडर करना है. तो अगर इसको बेस ईयर कंसिडर करना है तो इसको 100 मानेंगे. तो जब 100 की वैल्यू 140 हो रही है तो यहां की 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 into 100 divided by 140, right. So it will come to that 71.43 something, बराबर. तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, बेस ईयर शिफ्ट किया हमने. अगेन नेक्स्ट 1981 का जब कैलकुलेट करना है 104 करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय कौन से ईयर के इंडेक्स को बेस ईयर मान रहे हैं 1990, तो 140 इंटू 100, तो ये कितना होगा 74.28 एंड सो ऑन. तो करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय वो ईयर जो हम अब नया बेस ईयर मानेंगे, उसका प्राइस इंडेक्स जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था ऑलरेडी, उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? एंड एक और पॉइंट था शिफ्टिंग, सॉरी स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स. स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे देखिए, सपोज 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ओल्ड प्राइस इंडेक्स दिया था बेस्ड ऑन द दिस ईयर एज 100, ओके. देन 2015 को नया हमने बेस ईयर माना, ओके. अब रिवाइज इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड बन चुके हैं यहाँ पे 102, 105, 106 एक्सेट्रा. अब मुझे क्या करना है, ये जो ईयर का है इसको ही बेस ईयर कंटिन्यू करना है. तो ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा. अब पिछला जो डेटा था उसको भी इस बेस ईयर के कंटेक्स्ट में एक्सप्रेस करना है. हैव यू अंडरस्टूड? आई विल रिपीट अगेन. ये कॉलम जो है ना, यहाँ पे 2010 के बेसिस पे इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया था इंडेक्स नंबर्स, मतलब दिस वाज बेस ईयर, देन 102, 105 एंड सो ऑन आ रहा था, एंड देन 114 आ रहा था यहाँ पे 2015 का. अब हमने बेस ईयर चेंज किया, 2015 बेस ईयर हुआ. अब इसके बेसिस पे सब्सिक्वेंट ईयर का जो कैलकुलेट किया वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, ये एज इट इज. अब जो पुराना डेटा था वो बेस ईयर 2010 के हिसाब से था ना, अब मुझे 2015 के हिसाब से पुराना डेटा एक्सप्रेस करना है, ओके. तो क्या करेंगे यहाँ पे, how will be doing the calculation, 100 divided by 114, राइट. मतलब करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय दिस ओनली, मतलब सेम जो शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स था ना, ये यहाँ पे देखिए 102 डिवाइडेड बाय 114.2 इंटू 100, 102.3 डिवाइडेड बाय 114.2 इंटू 100, 89.6. आर यू गेटिंग? करंट ईयर का ओरिजिनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर, जो नया बेस ईयर है उसका इंडेक्स इनटू 100 करेंगे. जो ऊपर हमने शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था सेम अप्लाई होगा यहाँ पे, ओके. मतलब अगर अगेन आई विल रिपीट 2011, अरे यार किधर गया, 2011 में जब वैल्यू थी 102.3 एंड 2015 में 2010 के बेसिस पे इंडेक्स कितना हुआ था 114.2. अब इसको बेस किया है 100, तो दिस मिसिंग फिगर यू हैव टू कंसीडर. तो इट विल बी 102.3 into 100 divided by 114.2. दिस इज कमिंग टू 89.6. सिमिलरली यहाँ पे 2012 कितना था 105.3, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 105.3 into 100 divided by 114.2, so 92.2. Have you understood this shifting of this
शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ दिस इंडेक्स, बस इतना ही है कंसेप्ट। ओके, एंड एक बार अगर हम ये लास्ट पार्ट रीड करें, ये सेम सर्कुलर टेस्ट दिया हुआ है, एंड देन and the last part some basic points have been given. Circular test is an extension of time reversal test, MCQ के लिए relevant है। time reversal test and factor reversal test ये कौन satisfy करता है? Fisher test, Fisher index, इसीलिए Fisher को ideal index भी कहा जाता है। okay, then the ratio of price of single commodity in a given price to its price in preceding year, इसको क्या कहेंगे? relative price। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने जब लिखा था एक ईयर का ही कैलकुलेट किया था, ये P1 अपॉन P0, इसको हमने क्या दिया था? प्राइस रिलेटिव, बराबर, दैट इज रिलेटिव प्राइस। फिशर आइडल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, याद रखना ये सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। देन बेस्ट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन, ये भी पॉइंट याद रखना है। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेस्ट मेजर इज ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इसीलिए तो फिशर को आइडल कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेज एंड पैस्चेस। ओके, नहीं नहीं नहीं, दोनों दिया हुआ है, रेशो एंड रेट्स जब होता है तो इन दैट केस मतलब परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन दोनों सुटेबल है। ओके, दोनों वहां पे सुटेबल है, एंड स्पेसिफिकली जब इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन इज मोर सुटेबल। ओके, स्पीड दैट यू कैन रिमेंबर। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज satisfied by Fisher index, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज also satisfied by Fisher index, ये थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है। सर्कुलर टेस्ट इज satisfied by simple geometric price relative, geometric mean. Fisher index number is based on the geometric mean of Laspez and Pashas index number. Pashas index number is based on the current price. Purchasing power of money is reciprocal of price index. Okay, an inverse relationship with the मतलब price इंडेक्स एंड परचेसिंग पावर का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इतने ही कंसेप्ट्स हैं, इतने ही फॉर्मूलेज हैं, तो लेस देन 1 आवर आपके सारे फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट रिवाइज होंगे। नाउ कैन वी सी सम एग्जाम क्वेश्चंस? लेट्स सी। रीड करिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर भी बताइए मुझे। Is it visible? Wait, I'll zoom it. Summation of P1 Q1 is equal to 249. Summation of P0 Q0 is 150. P1 Q0 is 145. Pashas in idle index number is 150. Fisher idle index number is, देखिए I'll show over here. ये एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है, कब का था? May 25। चलो May 25 के सारे क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करें ना, आप ही सॉल्व करिए, चेक करते हैं May 25 के में कितने मार्क्स मिलते हैं अगर आप सॉल्व करते तो। अरे 1 सेकंड नहीं, 10 सेकंड लो, 1 मिनट लो, कोई इशू नहीं है। डी आ रहा है कंफर्म? देखिए नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। ऑप्शन सी पक्का? सी इज करेक्ट। देखिए अगेन आई विल शो, फिशर इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? अंडर रूट लैस्पेज इनटू पैस्चेस, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेज एंड पैस्चेस। अब आपको पैस्चेस का इंडेक्स तो दिया हुआ है 150, तो लैस्पेज कैलकुलेट करना है। अब लैस्पेज का इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? बेस ईयर वेट लेंगे, तो याद क्या रखना है? P1 अपॉन P0, ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ पे P Q0 Q0 इंटू 100,
अब P1Q0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, P1Q0 145 डिवाइडेड बाय P0Q0 क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 इंटू 100। तो लास्ट पेज इंडेक्स कितना आ रहा है 145 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 96.667। तो एक सेकंड, ये देखिए, ये अन्य से कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ओके, सो यहाँ पे 96.667 इंटू 150 स्क्वायर रूट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 120.62 ऑप्शन सी। बराबर, wasn't this सिंपल? एक मिनट के अंदर ये हो जाता आपका, राइट? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिशर पे। मोस्टली क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, डन विद दिस? सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलो, कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल? चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट इंडेक्स नंबर फॉर 22 टेकिंग 21 एज अ बेस यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव पूछा है, इसका टोटल करिए। 80 प्लस 220 प्लस 300 600, ये क्या होएगा? समेशन ऑफ P0। इसका टोटल करिए, 120 प्लस 200 प्लस 400 720, ये क्या होगा? समेशन ऑफ P1 720। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो 720 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 120। आंसर बी। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, राइट? 2 मार्क्स हो गए। देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है। आई कैन टेल यू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 10 या 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कैपिटलाइज करना है। इंडेक्स नंबर 5 मार्क में से 5 मार्क ही मिलना चाहिए, उसमें 1 मार्क भी लूज नहीं करना है। ओके, तो वो 5 मार्क गारंटेड है। हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन देखे थे, सिंपल थे वैसे, है कि नहीं? इजी थे, एक आध दूसरा डिफिकल्ट आ सकता है, अदरवाइज इजी था। प्रोबेबिलिटी का आई कैन एक्सेप्ट, आई डू एक्सेप्ट कि 8 में से या 7 में से 4 टारगेट रख करके जाएंगे। 4 आंसर आने चाहिए। हाँ, कौन से? क्या? तो 3-4 तो मिलेंगे उसमें से। ओके, तो सिंपल सिंपल पार्ट था वैसे। देन नेक्स्ट, ये देखिए, price of the commodity in the year 2015 and 20 were 50 and 60 respectively. The price relative of 2015 on 2020। अब इसका आंसर मुझे बताइए, ये एग्जाम का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझिए, देखिए 2015 ऑन 2020 पूछा है, मतलब 2020 बेस ईयर लेकर के जाना है। ओके, बराबर ना? यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ऊपर जब ये नोटेशन बताया था, लिखा है नहीं लिखा मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, से 2012 एंड 2025, इसका अगर हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं P01, तो हाउ विल बी एक्सप्रेसिंग 2025 ऑन 2012, राइट? तो यहाँ पे 2020 इज टू बी टेकन एज बेस ईयर, बराबर? तो करंट ईयर होगा 50, बेस ईयर होगा 60, right? So this will be taken as P0 and this will be taken as P1, right? So here price index will be calculated as current year 50 divided by base year 60 into 100. So 50 divided by 60 into 100, 83.33. Have you understood this? ये पॉइंट याद रखना है कि जो पूछा है ऑन, मतलब ये बेस ईयर मानेंगे, एंड दिस विल बी टेकन एज करंट ईयर। मतलब वी कैन रिमेंबर लाइक दिस, P01 अगर पूछा है तो इट इज प्राइस इंडेक्स ऑफ 1 ऑन 0, इस तरह से याद रख सकते हो। ये लिखिए वहां पे इंडेक्स जो लिखा है हमने, तो प्राइस इंडेक्स ऑफ 1 ऑन 0, मतलब 0 मतलब बेस ईयर। तो यहाँ पे 2015 ऑन 2020, मतलब 2020 बेस ईयर लेना है, ये करंट ईयर लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है उल्टा पुल्टा किया तो। एंड इफ यू सी, अगर मैं उल्टा करूं 60 डिवाइडेड बाय 50 करूं, तो ये पक्का ऑप्शन में दिया रहेगा। 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 120, ये ऑप्शन में दिया है।
ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे उल्टा किया तो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेन इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे देखिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, गलत। लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर, गलत। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आंसर सी। ऐसे क्वेश्चन जो है ना 10 सेकंड्स के अंदर आंसर आते हैं, तो वो कैपिटलाइज करना है आपको। एंड ये इंडेक्स नंबर लास्ट में रहेगा, 96 टू 100 मोस्टली रहता है। ठीक है, हाँ वैसे कर सकते हैं, पीछे से शुरू कर, मोस्टली लास्ट में रहते हैं इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस। ओके, देन फ्रॉम द फॉलोइंग चेन base index numbers based on 2015, find out new chain base index numbers for the year 22 by shifting base year 2019। देखिए 2019 को अब शिफ्ट करना है, तो इसको 100 मानेंगे। ठीक है, एंड कौन से ईयर का इंडेक्स फाइंड करना है मुझे, 2025, सॉरी 2015 का नहीं, कौन सा फाइंड आउट, 22 का फाइंड करना है इसका। तो ऑप्शन ए, राइट। करंट ईयर 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 125। फॉर्मूला याद आ रहा है तो ठीक, ओरिजिनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग, यू आर टेकिंग एज अ बेस ईयर। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर जो अब न्यू बेस ईयर हो चुका है, तो दिस इज 150 डिवाइडेड बाय 120। ये फॉर्मूला याद आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज सिंपली गो विद द बेसिक लॉजिक। जब प्राइस लेवल 120 थी तो 150 हुआ था उसका, अब जब इसको 100 कंसिडर करना है प्रोपोर्शनेट, ये क्या होगा, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 125। आपको नहीं लगता 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए थे? हाँ, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट मतलब Jan 25 का। Which of the following index uses method of average of base year and current year? लास्पेस बेस एवरेज लेता है? नहीं। पैस्टेज एवरेज लेता है? नहीं। मार्शल एजवर्थ एवरेज लेता है? यस, मार्शल एजवर्थ लेता है ना। एवरेज मतलब मैं सिंपल मीन की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए मैंने यहां पे थोड़ी देर पहले दिखाया था, फिशर ज्योमेट्रिक मीन यूज करता है। ज्योमेट्रिक मीन स्पेसिफिक वर्ड आना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि ये जो मार्शल एजवर्थ है, ये वेट क्या लेता है, Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2 लेता है। ओके, जब हम फॉर्मूला में एक्सप्रेस करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, समेशन ऑफ P1 इनटू Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय P0 इनटू Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो क्या ये 2 कैंसिल होएगा, न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फॉर्मूला इज समेशन ऑफ P1 Q1 प्लस Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 प्लस Q0। ओके, तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये एज अ वेट एवरेज लेता है दोनों ईयर की क्वांटिटी, तो आंसर इज मार्शल एजवर्थ। तो एवरेज वर्ड क्यों यूज किया, एवरेज मतलब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन एवरेज की बात कर रहे हैं, एंड ज्योमेट्रिक मीन स्पेसिफिक दिया रहता तो फिशर इंडेक्स। ओके, देन अब ये टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर 20%। इफ यू रिमेंबर हमने कैसे पहले रीड करिए, चलिए। इस टाइप का क्वेश्चन टोबैको वाला था, याद है हमने क्लास में सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बेवरेजेस इंक्रीज बाय 40 इनटू x। अब इसकी वजह से टोटल आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, 8%। तो 8 डिवाइडेड बाय 40, 0.20 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए, तो इट विल बी 20%। मतलब टोटल बजट में से ये जब 40% इंक्रीज हो रहा है तो टोटल बजट का 20% इस पे खर्च कर रहा है, इसी की वजह से 40 इंटू 20% टोटल बजट आपका या कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने से इंक्रीज हो रहा है, 8% से, बराबर। तो ये याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज इन वन पर्टिकुलर कमोडिटी इनटू एक्स मानेंगे, दैट इज वेट, शुड बी इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। हमने जब एग्जांपल सॉल्व किया था ना वो टोबैको वाला था, उसमें डिटेल में डिस्कशन करके ओवरऑल बजट ड्रॉ करके सॉल्व किया था। ओके, देन
नेक्स्ट, if price of all goods change in same ratio, then Laspey's index and Pasteur's index number are not equal. Laspey's index and Pasteur's index are equal. Laspey's index is greater than Pasteur's index and Laspey's index is less than Pasteur's index. अगर प्राइस लेवल सारे गुड्स के सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो तो Laspey's and Pasteur's सेम होगा या नहीं होगा? इक्वल होगा, इक्वली होगा। ये तो वैसे डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हो, फिर भी अगर प्रूव करना है तो देखिए किस तरह से प्रूव कर सकते हो हम। ये थोड़ा सा मतलब इमीडिएटली अगर डायरेक्टली आंसर आता है तो ठीक, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन ओरिएंटेड जाना है तो कैन आई से P1 अपॉन P0, ये जो रेशियो है ये सेम रखा है उन्होंने के, इज इट राइट? इसको कांस्टेंट कोई एक रेशियो मान के चल रहे हैं, मतलब एक सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहा है सारे प्रोडक्ट्स, राइट? इसको कांस्टेंट मैंने अज्यूम किया के। कैन आई से देन P1 इज इक्वल टू K इंटू P0, राइट? अब बताइए लास्पेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 बेस ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100, बराबर। तो ये P1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं समेशन ऑफ K इंटू P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ये जो कांस्टेंट है ये बाहर रखेंगे तो K इंटू समेशन ऑफ P0 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 कैंसिल होएगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा? इज इट राइट? सिमिलरली पैस्टेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, बराबर ना? करंट ईयर की क्वांटिटी एज अ इंडेक्स लिया जाएगा, तो ईयर दिस विल बी इक्वल टू P1 क्या लिखा है हमने? K इंटू समेशन ऑफ K इंटू P0 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, कांस्टेंट बाहर रखेंगे K इंटू समेशन ऑफ P0 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 इंटू 100, अगेन ये कैंसिल होगा, K आ रहा है, Laspey's is equal to Pasteur's if you are supposed to solve in this manner, otherwise simply remember same ratio में जब change हो रहा है तो वैल्यू सेम रेशियो है, तो बेस ईयर क्वांटिटी लो या करंट ईयर क्वांटिटी लो, कैलकुलेशन सेम ही आएगा, so it will be equal. Have you understood this much? Then next, ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन था, given that Pn Qn is 300, P0 Q0 is 125, Pasteur's is 200, then the value of P0 Qn is 150। जो दिया है उसका फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। पैस्टेज का फॉर्मूला क्या है? Pn Qn ना, पैस्टेज में हम करंट ईयर क्वांटिटी मानेंगे, डिवाइडेड बाय P0 Qn इज इक्वल टू 200, तो Pn Qn दिया हुआ है 300, सो 300 मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, इसकी वैल्यू दी है ना 300, और आई विल राइट ओवर हियर ओनली, वेट। फोर्थ क्वेश्चन, पैस्टेज का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ कर प्राइस ऑफ द करंट ईयर अपॉन P0 एंड वेट क्या लेंगे यहाँ पे? करंट ईयर का वेट लेंगे इनटू 100, राइट? अब यहाँ पे पैस्टेज का इंडेक्स दिया हुआ है 200 इज इक्वल टू Pn Qn दिया हुआ है 300, P0 Q0 दिया है, कोई का काम का नहीं है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Qn, यही तो कैलकुलेट करना है, तो ये लेफ्ट में जाएगा, समेशन ऑफ P0 Qn will be 300 divided by 200, 150, answer 150A. Wasn't this very easy? Just formula apply करना था and then calculate करना था, बराबर है कि नहीं? Then if Laspey's index number is 125, Pasteur's index number is 500, then Fisher is, अब इसमें क्या कैलकुलेशन है? 500 into 125 square root 250, answer A. Fisher index is calculated as geometric mean of Laspey's and Pasteur's, तो अंडर रूट 125 इंटू 500, तो प्रोडक्ट लेंगे स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, 125 इंटू 500 स्क्वायर रूट 250। किसमें? फिशर में नहीं, यहाँ पे नहीं, लास्पेज एंड पैस्टेज। अगर आप
पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटू 100 होगा। लास्पेस का इंडेक्स एंड पास्टेस का इंडेक्स में ऑलरेडी इंटू 100 करके लिया रहता है, राइट। तो लास्पेस का जब पूरा लेंगे एंड पास्टेस का जब पूरा लेंगे तब इंटू 100 करना है। मीन्स यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट समेशन ऑफ पी एन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 इंटू summation of pn qn divided by summation of p0 qn into 100, इस तरह से होगा। दिस विल बी लास्ट पेज एंड दिस विल बी पेस्ट पेज। इंटू 100 करके ही वैल्यू कैलकुलेट किया, तो अलग से अगेन 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सितंबर 24 के क्वेश्चंस। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर, दैट्स इट। वैल्यू इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा? करंट ईयर की वैल्यू मतलब समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू, तो P0 Q0। ओके, तो टोटल सम ऑफ वैल्यूज गिवन इन द ईयर of a given year multiplied by sum of values of base year, then total sum of values of given year plus, प्लस तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा ना, डिवीजन करना है। टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय, ये टोटल सम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑफ बेस ईयर। तो ये सी अपीयर्स टू बी करेक्ट, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो आंसर सी वाज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, during certain period cost of living index goes from 110 to 200, सैलरी, अब ये थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था हमने, राइट। तो यहाँ पे क्या था, अगेन आई रिपीट, देखिए कोई एक पर्टिकुलर बेस ईयर होगा, उसके बेसिस पे सपोज ईयर 1 यहाँ पे इंडेक्स क्या था 110 एंड तब सैलरी क्या थी 330। तो अगर मैं इसका रियल वेज कैलकुलेट करूं, रियल वेज मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करके, तो बेस ईयर के कंपैरिजन में ये 100 होगा, तो 330 अपॉन 110 इंटू 100, इक्विवेलेंट सैलरी क्या होती है 330 डिवाइडेड बाई ये 300 आ रहा था। सिमिलरली से ईयर 2, यहाँ पे इंडेक्स कितना था 200 ना, एंड तब सैलरी कितनी थी 500, तो इसका रियल वेज कैलकुलेट करेंगे मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करके, तो 500 इसके टर्म्स में into 100 divided by 200, so that was coming 250। तो अगर मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करता तो बेस ईयर की प्राइस लेवल पे पहले कितना था 300 एंड करंट ईयर में कितना है 250, यानी कि 50 रुपए का लॉस हुआ है, राइट। तो देखिए गेन बाय 50 रॉन्ग, गेन बाय 75 रॉन्ग, लॉस बाय 90 रॉन्ग, लॉस बाय 50, आंसर डी इज करेक्ट। देन which of the following test of adequacy is concerned with the measurement of the price changes over a period of years when it is desirable to shift the base? Unit test, time reversal test, circular test, factor reversal test। पीरियड ऑफ years का है तो सर्कुलर टेस्ट होगा इसका आंसर। शिफ्टिंग ऑफ, बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ बेस को सर्कुलर इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जीरो ईयर का हम जीरो ईयर बेस ईयर मानेंगे एंड फर्स्ट ईयर का इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे P01, देन 1 को बेस ईयर मानेंगे एंड सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, दैट इज P12। मतलब क्या, मैंने बेस ईयर शिफ्ट किया है, देन इसको बेस ईयर मानेंगे एंड देन जीरो का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगेन बेस ईयर शिफ्ट किया हुआ है। तो जब भी हम शिफ्टिंग ऑफ बेस कंसिडर करते हैं बेस ईयर, तो दैट इज कंसिडर टू बी अंडर सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट को याद रखना है, शिफ्टिंग ऑफ बेस भी कंसिडर किया जाता है या माना जाता है, या वी एक्सप्रेस एज शिफ्टिंग ऑफ द बेस। ये सर्कुलर टेस्ट में हम फ्रीक्वेंटली मतलब 3 बार ये बेस ईयर चेंज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सर्कुलर टेस्ट। ओके, देन consumer price index for the year 23 is 273 with 2010 as a base year, average monthly industrial worker is 8190। इतना सिंपल क्वेश्चन है। 2010 बेस ईयर 100, 23 इंडेक्स कितना है 273, तो अगर यहाँ पे 8190 होता तो रियल वेजेस कितना होता 8190 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 100।
कितना आंसर आ रहा है? 3000। क्वाइट सिंपल। मतलब जो बेस ईयर में 3000 की जो वेजेस थी उसकी इक्विवेलेंट आज के प्राइस लेवल पे कितनी हो चुकी है? 8190। रियल वेजेस मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट रिमूव करके। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलिए, ये था कौन से ईयर का था? ये सितंबर 24। अब मई 24। If the price of all commodities in the base year are twice the values of respective commodities in the current year, then Fisher ideal index number is equal to, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेट करके बताइए। 200 आ रहा है। करेक्ट। 50 करेक्ट है। देखिए क्या दिया है, बेस ईयर की प्राइस ट्वाइस। एक तो पहले लॉजिक के बेसिस पे, स्ट्रेट अवे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अगर हमें कंसिडर करना है, बेस ईयर में एंड करंट ईयर की प्राइस अगर 10 रुपए हो तो बेस ईयर की कितनी होगी? 20, राइट? तो बेस ईयर का अगर इंडेक्स 100 हो तो करंट ईयर का इंडेक्स कितना होगा? 50, बराबर ना? नॉर्मल सिंपल कोई भी इंडेक्स अप्लाई करिए तो अगर ये प्राइस, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर इज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में बेस ईयर की प्राइस 2 टाइम्स है, ट्वाइस। तो अगर बेस ईयर को 100 कंसिडर करें तो उसके टर्म्स में इंडेक्स कितना होगा? 50। तो आंसर डायरेक्टली वैसे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 50 कंसिडर कर सकते हो अगर टाइम कम हो। अगर हमें सॉल्व ही करना है तो कैसे करेंगे? बेस ईयर को हम P0 मानते हैं, करंट ईयर को P1 मानते हैं, राइट? तो ईयर कैन आई राइट P0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P1, राइट? और P1 इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय 2। इज इट राइट? ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब फिशर इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो लास्ट पेज एंड पास्ट पेज कैलकुलेट करना होगा। लास्ट पेज का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 एंड बेस ईयर की क्वांटिटी लेंगे इनटू 100। इज इट राइट? अब यहां पे हम क्या करेंगे, से जस्ट अ सेकंड, P1 को हमने P0 अज्यूम किया ना, यहाँ पे बेस ईयर की प्राइस कितने लेते हैं हम? 100 लेते हैं हमेशा बेस ईयर की प्राइस। तो अगर हमने यहाँ पे P1 बेस ईयर को 100 कंसिडर किया तो इसको 20 डिवाइडेड बाय 2 होगा, दैट इज 50। मतलब बेस ईयर का इंडेक्स अगर 100 हो तो करंट ईयर की प्राइस कितनी होगी? 50, राइट? तो हियर वी डोंट नो द क्वांटिटी, सो व्हाट वी कैन डू इज P1 को एक्सप्रेस करेंगे P0 की टर्म्स में, राइट? कैसे कैलकुलेशन होगा इसका? P1 वी आर एक्सप्रेसिंग एज 50, तो 50 इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, या इसको एक्सप्रेस करते हैं P0 की टर्म्स में ओनली फिलहाल के लिए। हाँ ऐसे करते हैं, रुकिए। समेशन ऑफ P1 की जगह मैं P0 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, बराबर? इट इज P0 इंटू Q0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ये 2 नीचे आएगा, यहाँ पे 2, राइट? तो ये कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 इंटू 100, लास्ट पेज कितना आ रहा है? 50, बराबर? कांस्टेंट बाहर रख रहा हूँ। पैस्टेज का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। सेम यहाँ पे P1 को क्या करेंगे? P0 डिवाइडेड बाय 2, सो समेशन ऑफ P0 अपॉन Q1, इसको ये 1/2 करता हूँ, मतलब ये P0 डिवाइडेड बाय 2 बाहर रख रहे हैं हम, ठीक है? डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, ये कैंसिल होगा, 2 50, तो ये 50 आ रहा है। इज इट राइट? तो फिशर इंडेक्स इज अंडर रूट लास्ट पेज इंटू पैस्टेज अंडर रूट 50 इंटू 50, दैट इज 50। आंसर बी।
एक तो हमने पहले ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 30 सेकंड्स के अंदर आंसर निकाला, एंड देन अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं मुझे चेक करना है बराबर है कि नहीं, तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन आल्सो यू कैन डू। तो इधर आप नोट कर लो या फोटो निकाल लो, कुछ भी कर लो, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। ये थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, ये ऊपर का देखो, ये पहले तो हमने जस्ट बेस लॉजिक बेसिस पे ये अज्यूम्ड है, करंट ईयर की प्राइस अज्यूम्ड है, तो बेस ईयर की प्राइस क्या होगी 20, दैट इज ट्वाइस ऑफ करंट ईयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। Just let me know once completed. Can you proceed? This was first question. ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट? चलो एक मार्क सपोज हमने अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर इज यूज्ड इन डैश इंडेक्स नंबर। मार्शल एजवत, which index number satisfies both time reversal and factor reversal test? Fisher. Which of the following is not a test of adequacy in context of index number? इंडेक्स नंबर के कंटेक्स्ट में कौन सा टेस्ट नहीं है? क्या यूनिट टेस्ट स्टडी किया हमने, सर्कुलर टेस्ट स्टडी किया है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट स्टडी किया है, स्क्वायर टेस्ट को ये टेस्ट स्टडी नहीं किया, तो द आंसर वाज स्क्वायर टेस्ट। ओके, देन हो गए इतने ही क्वेश्चंस है। आई शुड हैव एडेड मोर क्वेश्चंस ना, एक्चुअली मैं ऐड कर रहा था लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिला। व्हाट आई डू, अगर पॉसिबल हो तो आई विल ऐड मोर क्वेश्चंस अलोंग विद सॉल्यूशन एंड शेयर विद यू। ओके, बट एटलीस्ट इतने तो आपको रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन नोट्स के नहीं, देखिए वैसे तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, इफ यू हैव सीन ऑलमोस्ट हमने जो क्वेश्चंस देखे वो सिंपल एंड सिमिलर है, लेकिन क्या है उतने पे रिलाई नहीं कर सकते, उतना रिस्क नहीं ले सकते। तो बेस्ड ऑन दिस मच हमने प्रैक्टिस किया, एक अंदाज आता है, एक ओरिएंटेशन आता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन एग्जाम में क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे या सिमिलर नहीं आएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट 60-70 क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, 30-40 क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, वैसे अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के क्वेश्चन ऐड करता, बट अगेन कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट मैंने इन मोस्ट ऑफ द केस ये ट्राई किया कि 20-30 क्वेश्चन एग्जाम किए, एंड प्रैक्टिस के लिए हमने 10-15 रिवीजन नोट्स में हमने ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चन तो सॉल्व करे। एंड इफ यू आर सीन अगेन एक बार अगर रिवीजन लेक्चर देखोगे ना, तो एक ओरिएंटेशन आएगा कि हाँ सारे क्वेश्चन वैसे सिंपल है। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन गारंटी कि हाँ 50% तो आ सकता है, रिमेनिंग 50% की कोई गारंटी नहीं, बिकॉज वेरिएशन रहेगा। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडल भी करो। स्कैनर बहुत पुराने है, उसमें सिलेबस भी बहुत चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से किसी ने मुझे भेजा था, आप ही ने भेजा था ना। हाँ, वो अभी प्रोबेबल एरर जाता ना, वो सिलेबस से निकाला हुआ है, वो प्रोबेबल एरर करके कंसेप्ट हुआ करता था पहले, वो अभी नहीं है, मॉडल से निकाला हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। नहीं नहीं, एक काम करिए, मॉड्यूल अपने क्लास नोट्स एंड ये रिवीजन इतना करके चाहिए, सफिशिएंट रहेगा। उसमें भी एक्सपेक्ट करिए 20-30% डिफरेंट आएगा, लेकिन 60-70% तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, 100 में से 100 ट्राई करना है तो ठीक है, वो जितना हो सके वो उसके लिए लिमिट ही नहीं है फिर, बट आई गारंटी अपने मॉड्यूल्स क्लास नोट्स एंड ये रिवीजन नोट्स क्यों करोगे ना, 70% तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, 20% कभी कभार वेरिएशन आ सकता है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट? फिशर सेटिस्फाई करता है, लैस्पेज एंड पैसेज ये सेटिस्फाई नहीं करते। यहाँ पे फिशर दिया हुआ है, यहाँ पे फिशर दिया है, आंसर बी, दैट्स इट। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसमें अगर आप देखो तो एक आध एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। 5 में से 4 तो गारंटी मिलने चाहिए, मोस्टली 5 में से 5 मार्क ही स्कोर करना है इसमें। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स जो एग्जाम में मार्क्स पिचेंगे। आई कैन टेल यू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड ये 12 एंड 5 ये तो फिक्स है। ओके, एलआर में से 20 में से 15 तो मिल सकते, 15 तो मिल सकते, तो 20 एंड ये 15 35 हुआ। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस
ये हमने बहुत डिटेल में किया है, उसमें मार्क्स लूज नहीं करना है। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 तो पकड़ के चलिए, 45 वहां पे हुआ है। हाँ 14 तो चाहिए, लेकिन 10 भी अगर मिनिमम पकड़ो तो उतना स्कोर होना चाहिए। एंड देखिए प्रोबेबिलिटी हमने देखा है 8 में से 4 मिलेंगे, 49। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 में से 2 पकड़ के चलिए, टू बी ऑन सेफर साइड 50। ये तो हो गया इतना, 50 तो हो गया। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग वो तो सिंपल है, रेशो प्रोपोर्शन सिंपल है, सेट सिंपल है। हाँ वो वो मैं नहीं कहता। इक्वेशन बहुत सिंपल है, वो तो आंसर के साथ ही चेक करके देख सकते हो। इनइक्वालिटी सिंपल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है सिंपल। पूरा मैथ से वैसे सिंपल है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि इजीली यू कैन क्रॉस मोर देन 50-60। ओके, अगर जितना हमने रिवीजन किया है, देन अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज। मैं मोस्टली टॉपिक इस मैनर में सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मार्क्स फेचिंग होंगे, सो दैट आई वांट टू फर्स्ट कैपिटलाइज। ओके, तो जितना हमने रिवीजन किया ना उतना भी अगर आप करते हो तो आई गारंटी यू 50 के ऊपर जाएगा। ओके, अभी क्या है आपकी मंडे से मॉक टेस्ट है ना? नहीं नहीं, ट्यूसडे किया हमने। ओके, तो प्रोबेबली हमने क्या प्लान किया हुआ है, कल स्वरूप सर रिवीजन लेंगे, संडे प्रोबेबली कोई रिवीजन नहीं लेगा। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट ना? नहीं वो पता नहीं मुझे स्वरूप सर क्या करने वाले, आई डोंट नो। तो कल स्वरूप सर रिवीजन लेंगे। अभी क्या है, ट्यूसडे आपका अकाउंट्स है, तो हम बीच में अब रिवीजन लेने नहीं आएंगे। व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, अब कल स्वरूप सर लेंगे, मंडे भी स्वरूप सर लेंगे। ओके, सो दैट ही विल ट्राई कि मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कवर हो। ओके, देन आपकी टेस्ट ट्यूसडे स्टार्ट हो रही है ना, तो मंडे जब आपकी टेस्ट खत्म होगी मोहित सर लेंगे, ट्यूसडे एंड वेनसडे भी लेंगे। ओके, अगर पॉसिबल हो तो आपकी टेस्ट होगी 5:15 से 8:15, तो मोहित सर 8:30 बजे रिवीजन लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे बैठना फिजिबल है, इफ इट इज सेफ यू कैन कंटिन्यू। अगर डिफिकल्ट है, दूर रहते हो या रोड ठीक नहीं है, तो यू कैन डू ऑनलाइन। ओके, तो ये ट्यूसडे एंड वेनसडे रहेगा, मोहित सर लेंगे। अब ट्यूसडे वेनसडे, थर्सडे को आपकी टेस्ट रहेगी लॉ की, राइट? तो थर्सडे इवनिंग एंड फ्राइडे आई विल बी टेकिंग रिवीजन ऑफ मैथ्स। ओके, तो ये टॉपिक छोड़ करके आई विल सी कि विच टॉपिक वी हैव टू कवर। ओके, सो विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल इन दोस 2 days, सो दैट मैथ्स का अपना हो जाएगा। तो अपनी मैथ्स की टेस्ट कभी भी फ्राइडे होगी ना, वॉट एवर, फ्राइडे सैटरडे। तो वो टेस्ट होने के बाद शाम को एंड नेक्स्ट डे विल बी टेकिंग रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट डे आपकी इकोनॉमिक्स की टेस्ट रहेगी। ओके, तो इकोनॉमिक्स में भी मोस्टली ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा टॉपिक हो सके वो कवर करेंगे। एंड देन आई एम प्लानिंग कि जब रिवीजन इकोनॉमिक्स के लेंगे तो हम सेकेंड पार्ट का लेंगे, मैक्रो का पहले, बिकॉज फर्स्ट का पार्ट हमने ज़्यादा डिटेल में समराइज वगैरह किया है, सेकेंड पार्ट हमने समराइज नहीं किया, तो वो पहले रिवाइज करेंगे। एंड अबाउट द क्वेश्चन बैंक प्रोबेबली कल मिलनी चाहिए, तो आई जस्ट इन्फॉर्म यू। उन्होंने क्या करा था, प्रिंट के लिए पहले ही भेजा था, पहले डिले किया था, पहले उनकी फाइल कुछ तो मिसिंग हुई, तो हमने फाइल वापस से भेज दिया, उन्होंने मॉड्यूल 1 ही प्रिंट करके भेजा है वापस, मतलब फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बैंक वापस से भेजा है। तो इसकी वजह से डिले हुआ। अगेन उनको फोन करके कहा, वो फाइल उनको मिसिंग थी, अगेन उनको भेजा, तो एक्सपेक्टेड है कि वो कल मिलेगा। आज उन्होंने कुरियर किया हुआ है तो कल मिलेगा। ओके, सो डे आफ्टर टुमारो विल बी गेटिंग दैट, राइट? तब तक एटलीस्ट मेन नोट्स में से करना है। वंस यू कंप्लीट विद द रिवीजन, क्वेश्चन बैंक तो फास्ट आपका हो जाएगा। ऑलराइट, चलो विल कंक्लूड फॉर नाउ, विल मीट पता नहीं कब, आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू स्टडी हार्ड फॉर योर मॉक टेस्ट बिकॉज विल बी मीटिंग डायरेक्टली आफ्टर लॉ एग्जामिनेशन। हाँ वो चेक हो चुके हैं, व्हाट आई वाज कंसिडरिंग कि ये अपनी मॉक टेस्ट ना उसके साथ ही देंगे, तो वो पेंडिंग रहा था, तो वो अभी चेक हो चुका है, मैंने सजेस्ट दिया था मैडम को। नहीं वो साइमल्टेनियसली दोनों देंगे अभी, ठीक है? हम सेकेंड अभी मॉक टेस्ट का तो शुरुआत में मिलेगा, विद इन 1 वीक आपका चेक हो जाएगा। अभी ये अभी थर्ड मॉक टेस्ट का। ओके, चलो।